23 अगस्त 2001 रात के 1 बज रहे थे। एक एयरबस A330 अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों बीच 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अंदर 306 लोग थे, ज्यादातर गहरी नींद में। और तभी कॉकपिट में एक ऐसी वार्निंग आई जिसने दोनों पायलट्स की रूह कपा दी। फ्यूल खत्म हो रहा था। अटलांटिक महासागर के बीच में, जहां हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं, सिर्फ पानी, ठंडा, गहरा, जानलेवा पानी। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले 30 मिनट में जो हुआ वो एविएशन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। पहले राइट इंजन बंद हुआ, फिर लेफ्ट इंजन, फिर अंधेरा छा गया पूरे कैबिन में। 306 लोग, 39,000 फीट की ऊंचाई, दोनों इंजन बंद, और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा 120 किलोमीटर दूर। अब पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ग्लाइड करना, बिना इंजन के, बिना बिजली के, सिर्फ हवा के सहारे। और अगर वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे तो समंदर में लैंडिंग, जिसमें बचने की संभावना लगभग शून्य। ये कहानी है दुनिया की सबसे लंबी ग्लाइड लैंडिंग की, एक ऐसी लैंडिंग जिसने एविएशन के नियम बदल दिए। प्रोब क्रॉन की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से। 23 अगस्त 2001 की शाम एयर ट्रांसैट एयरलाइंस की फ्लाइट 236 लिस्बन पोर्चुगल के लिए तैयार हो रही थी। ये एक साधारण ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट थी। टोरंटो से लिस्बन करीब 7 घंटे का सफर। एयरक्राफ्ट था एयरबस A330, उस समय का सबसे आधुनिक विमान, सिर्फ 2 साल पुराना, बिल्कुल नया। फ्लाइट में 48 मेट्रिक टन फ्यूल भरा गया। 7 घंटे की फ्लाइट के लिए ये काफी से ज्यादा था। रात 9 बजे बोर्डिंग शुरू हुई। 293 यात्री, 13 क्रू मेंबर्स, कुल 306 लोग। कॉकपिट में 2 पायलट्स थे, कैप्टन रॉबर्ट पिशे, उम्र 48 साल, 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिजैगर, उम्र 28 साल, 5,000 घंटे का एक्सपीरियंस, जिसमें 400 घंटे इसी एयरबस A330 पर। दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट्स, एयरक्राफ्ट नया, फ्यूल पूरा, सब कुछ परफेक्ट। सारी चेक्स पूरी करने के बाद फ्लाइट 236 ने रनवे पर टैक्सी किया। ATC की परमिशन मिली और टेक ऑफ। कुछ ही मिनटों में एयरक्राफ्ट अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट पर पहुंच गया। अब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से लिस्बन की तरफ बढ़ रहा था। लॉन्ग फ्लाइट्स पर पायलट्स का काम अपेक्षाकृत आसान होता है। ऑटो पायलट सिस्टम ज्यादातर काम संभाल लेता है। पायलट्स बस सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपडेट देते रहते हैं। टेक ऑफ के 4 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ नॉर्मल था। कैबिन में ज्यादातर यात्री सो चुके थे। रात का वक्त था, लाइट्स धीमी थी, माहौल शांत था। एयरक्राफ्ट अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में पहुंच चुका था, यानी जमीन से सबसे दूर का पॉइंट। और ठीक इसी वक्त कॉकपिट में कुछ अजीब हुआ। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात 1 बज रहे थे। कैप्टन ने देखा कि इंजन नंबर 2 यानी राइट इंजन में एक एब्नॉर्मल रीडिंग आ रही है। ऑयल प्रेशर हाई दिख रहा था, ऑयल क्वांटिटी लो और ऑयल टेम्परेचर भी लो। ये रीडिंग समझ से परे थी। आमतौर पर जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो इंजन का ऑयल गर्म होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम दिख रहा था। दोनों पायलट्स ने तुरंत फ्लाइट मैनुअल खोला। ऐसी एरर पहले कभी नहीं देखी थी। मैनुअल में भी इस एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांसैट की मेंटेनेंस यूनिट से संपर्क किया, उन्हें इस एरर के बारे में बताया, लेकिन मेंटेनेंस यूनिट भी इस एरर से अनजान थी। उन्होंने पायलट्स को कहा कि एरर को मॉनिटर करते रहो, वो थोड़ी देर में वापस कांटेक्ट करेंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ऑयल की फॉल्टी रीडिंग राइट इंजन में दिख रही थी, लेकिन फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विमान सही से उड़ रहा था। पायलट्स ने सोचा कि शायद कोई सेंसर खराब है जो गलत रीडिंग दे रहा है। वो थोड़ा रिलैक्स हो गए, लेकिन आधे घंटे बाद एक और एडवाइजरी मैसेज आई। इस बार ये ऑयल से रिलेटेड नहीं थी, ये फ्यूल से रिलेटेड थी, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। कमर्शियल एयरक्राफ्ट में फ्यूल दोनों विंग्स में बराबर मात्रा में रखा जाता है, बैलेंस के लिए, लेकिन इस बार सिस्टम दिखा रहा था कि राइट विंग में फ्यूल कम है लेफ्ट विंग की तुलना में। अब ये इशू इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि इसे फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता था। कैप्टन ने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इससे लेफ्ट विंग का फ्यूल राइट विंग में ट्रांसफर होने लगा। कुछ ही मिनटों में दोनों विंग्स में फ्यूल की मात्रा बराबर हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, या ऐसा लगा। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद एक और वार्निंग आई, लो फ्यूल वार्निंग। ये वो वार्निंग है जो कोई भी पायलट नहीं देखना चाहता, खासकर जब विमान यात्रियों से भरा हो। कैप्टन ने नोटिस किया कि राइट विंग का फ्यूल फिर से कम हो गया है, और इस बार अगर दोनों विंग्स का फ्यूल मिला भी दें तो लिस्बन तक पहुंचना संभव नहीं था। अब मामला गंभीर हो गया था। अटलांटिक महासागर के बीच में विमान को डाइवर्ट करने के ऑप्शंस बहुत सीमित थे। असल में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एज़ोर्स आइलैंड्स। ये आइलैंड्स पोर्चुगीज टेरिटरी हैं, जो अटलांटिक महासागर में है। इनमें से एक आइलैंड का नाम है टर्सिएरा, और वहाँ एक एयरपोर्ट है। कैप्टन ने तुरंत सांता मरिया ATC से कांटेक्ट किया। उन्हें बताया कि फ्यूल शॉर्टेज की वजह से वो टर्सिएरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन को खुद यकीन नहीं था कि वो उस एयरपोर्ट
एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। उस वक्त विमान में करीब 7 टन फ्यूल बचा था, यानी 7000 किलोग्राम। सुनने में ये बहुत लग सकता है, लेकिन असलियत में ये एयरबस A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था, और वो भी तेजी से खत्म हो रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि फ्यूल कम क्यों हो रहा है। क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा है, या सच में फ्यूल कम हो रहा है। फ्यूल कम होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, फ्यूल लीक। कहीं से फ्यूल बाहर निकल रहा है। इसका पता लगाने के लिए कैप्टन ने कैबिन क्रू को इंस्ट्रक्शंस दिए, वो विंग्स के पिछले हिस्से को चेक करें। अगर फ्यूल लीक हो रहा है तो वहां से कोई निशान दिखेगा, लेकिन बाहर घुप अंधेरा था, रात का वक्त, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्रू कुछ कंफर्म नहीं कर पाई। इस बीच फ्यूल और तेजी से खत्म हो रहा था। हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल गायब हो रहा था। अब कैप्टन को यकीन हो गया था कि कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बचा था, और इतने समय में टर्सिएरा एयरपोर्ट तक पहुंचना भी संभव नहीं लग रहा था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और ATC से कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को कहा कि फ्यूल लीक कंफर्म करने के लिए एयरक्राफ्ट को 39,000 फीट से नीचे 20,000 फीट पर ले आओ, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया। उनकी सोच बिल्कुल सही थी। अगर फ्यूल लीक कंफर्म भी हो गया तो क्या फायदा, वो वापस ऊंचाई पर नहीं जा पाएंगे। कम से कम 39,000 फीट पर रहते हुए उनके पास ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो है। ये डिसीजन आगे चलकर 306 लोगों की जान बचाने वाला था। अगले कुछ मिनटों में सारे डाउट्स खत्म हो गए। राइट इंजन में आग लग गई। जी हाँ, विमान के राइट इंजन में आग। ये देखते ही पूरे एयरक्राफ्ट में पैनिक फैल गया। जो यात्री सो रहे थे वो जाग गए। कैबिन में डर का माहौल छा गया। पायलट्स ने राइट इंजन को तुरंत शट डाउन कर दिया। अब विमान सिर्फ एक इंजन पर उड़ रहा था। उस वक्त विमान में करीब 4.5 टन फ्यूल बचा था, और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट अभी भी 240 किलोमीटर दूर था। एक इंजन से क्रूजिंग जारी रखना संभव नहीं था। विमान धीरे धीरे नीचे आने लगा। टर्सिएरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रूज ने तैयारियां शुरू कर दी। किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए इधर विमान में फ्यूल और कम हो रहा था। 240 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था। 600 किलोग्राम यानी लगभग कुछ भी नहीं। और तभी वो हुआ जिसका डर था। लेफ्ट इंजन जो फुल थ्रस्ट पर चल रहा था वो भी बंद हो गया। फ्यूल खत्म। अब फ्लाइट 236 अटलांटिक महासागर के ऊपर बिना किसी इंजन के ग्लाइड कर रही थी। दोनों इंजन्स बंद होते ही विमान के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इंजन से ही चलता है। अचानक पूरे कैबिन में सन्नाटा और अंधेरा। सोचिए उन 306 लोगों की हालत जो अभी कुछ देर पहले तक सो रहे थे। लेकिन एक चीज थी जिसने थोड़ी राहत दी, विमान की रैम एयर टरबाइन यानी रैट। ये एक छोटी सी टरबाइन होती है जो इमरजेंसी में बाहर निकलती है। ये हवा की स्पीड से घूमती है और इतनी बिजली पैदा करती है जो कॉकपिट के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स को चला सके। रैट ऑटोमेटिकली बाहर आ गई। अब पायलट्स के पास कम से कम बेसिक कंट्रोल्स तो थे। उस वक्त टर्सिएरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था और एयरक्राफ्ट 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। अब कैप्टन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ग्लाइड करना, बिना इंजन के, बिना पावर के, सिर्फ एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक्स के सहारे। कैबिन में अंधेरा था, सन्नाटा था और एक अजीब सा डर, वो साइलेंस जो शायद किसी बड़ी तबाही की आहट थी। वर्स्ट केस सिनारियो ये था कि अगर एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा तो ओशन में लैंडिंग करनी होगी। डिचिंग यानी समुद्र में उतरना। क्रू ने यात्रियों को वाटर लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लाइफ जैकेट्स निकाली गईं, इंस्ट्रक्शंस दी गईं। ओशन में लैंडिंग बेहद खतरनाक होती है। अगर इम्पैक्ट से बच भी गए तो ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से मौत हो सकती है, और अगर हाइपोथर्मिया से भी बच गए तो डूबने का खतरा। कुल मिलाकर बचने की संभावना न के बराबर। अब सब कुछ कैप्टन रॉबर्ट पिशे के हाथों में था। बिना इंजन के पैसेंजर एयरक्राफ्ट को ग्लाइड करना बेहद मुश्किल काम है। सब कुछ एयरक्राफ्ट की पिच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे कैप्टन मैन्युअली कंट्रोल कर रहे थे। एयरक्राफ्ट की ऊंचाई 2000 फीट प्रति मिनट की दर से गिर रही थी। इसका मतलब अगले 15 मिनट में या तो विमान एयरपोर्ट पर होगा या समंदर में। बीच का कोई रास्ता नहीं था। जब एयरक्राफ्ट टर्सिएरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर था तो उसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी। नॉर्मल लैंडिंग में इस डिस्टेंस पर ऊंचाई करीब 3,000 फीट होनी चाहिए, यानी एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। अब अगर पायलट नोज डाइव करके ऊंचाई कम करे तो एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और इतनी स्पीड में क्रैश लैंडिंग का खतरा। तो कैप्टन ने एक और डिसीजन लिया, 360 डिग्री टर्न। जी हाँ, बिना इंजन के समंदर के ऊपर 306 लोगों के साथ एक पूरा चक्कर। ये डिसीजन सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। टर्न पूरा होने के बाद एयरपोर्ट से डिस्टेंस वही रहा, लेकिन ऊंचाई घटकर 5,000 फीट हो गई। ये अभी भी ज्यादा थी, लेकिन इतनी नहीं कि एक और 360 डिग्री टर्न लिया जा सके। तो कैप्टन ने एयरक्राफ्ट को रनवे के साथ अलाइन किया और एस टर्न्स लेने शुरू किए। एस टर्न से एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस रनवे से बढ़ता है और ऊंचाई कम करने का टाइम मिलता है। नॉर्मल लैंडिंग में फ्लैप्स एक्सटेंड करके ड्रैग क्रिएट किया जाता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ाकर नोज को ऊपर किया जाता है। लेकिन फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट था ही नहीं। ये लैंडिंग नॉर्मल से बिल्कुल अलग थी और बेहद खतरनाक। पायलट के पास सिर्फ एक चांस था,
लैंड करो या क्रैश करो। और फिर वो मोमेंट आया। एयरक्राफ्ट रनवे पर उतरा एक जोरदार झटके के साथ। जैसे ही व्हील्स जमीन से टकराए 12 में से 8 टायर्स फट गए। एयरक्राफ्ट रनवे पर फिसलने लगा। रुकने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आखिरकार वो रुक गया। जैसे ही विमान रुका, लैंडिंग गियर में आग लग गई। एयरपोर्ट क्रू ने तुरंत आग पर काबू पाया। 306 लोग 39,000 फीट से बिना इंजन के 120 किलोमीटर ग्लाइड करके सुरक्षित। ये एविएशन हिस्ट्री का मिरेकल था। फ्लाइट 236 दुनिया का पहला और आखिरी पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जिसने इतनी लंबी ग्लाइड डिस्टेंस का रिकॉर्ड बनाया बिना इंजन के। अब बात करते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों, फ्यूल लीक क्यों हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू में राइट इंजन का एक पार्ट रिप्लेस किया था, लेकिन वो पार्ट इस एयरक्राफ्ट का नहीं था, वो किसी और एयरक्राफ्ट का था। लूज फिटिंग की वजह से वाइब्रेशन हुई और वो वाइब्रेशन इतनी थी कि पास से गुजरने वाली फ्यूल लाइन फट गई और यहीं से फ्यूल लीक शुरू हुआ। एक गलत पार्ट, एक छोटी सी मिस्टेक और 306 जाने खतरे में। इस घटना के बाद एयरबस ने अपने एयरक्राफ्ट में एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया जिससे भविष्य में पायलट्स फ्लाइट के दौरान फ्यूल लीक डिटेक्ट कर सकें। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पिशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिजेगर को सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया डेड स्टिक लैंडिंग करने के लिए एयरबस 330 पर बिना इंजन्स के। ये अवार्ड उनकी उस स्किल का रिकॉग्निशन था जिसने 306 लोगों की जान बचाई। दोस्तों, फ्लाइट 236 की कहानी एक मिरेकल की कहानी है, लेकिन ये मिरेकल इत्तेफाक से नहीं हुआ। ये हुआ कैप्टन पिशे के एक्सपीरियंस की वजह से, उनके सही डिसीजंस की वजह से, उनकी काम नर्व्स की वजह से। जब दोनों इंजन्स बंद हुए तो उन्होंने पैनिक नहीं किया। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। और यही वजह है कि आज 306 लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन अगर हम शांत रहें, सही डिसीजन ले, हार न माने, तो मिरेकल हो सकता है। उम्मीद है प्रोब क्रॉन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आपने कभी ऐसी कोई फ्लाइट एक्सपीरियंस की है जो डरावनी रही हो? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक सेफ रहिए और उड़ते रहिए।